हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा पहला टारगेट है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हो, अगर वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, वन डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, तो उससे हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेटर पार्ट ऑफ लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पोटेंशियल दिया हो तो हम उससे इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी से पोटेंशियल और पोटेंशियल से इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनिशियल से लेके फाइनल तक ई डॉट डी आर, ये तो जानते हैं। अगर हम निकालें इस फील्ड में वी बी माइनस वी ए, तो वो हो जाएगा माइनस पोजीशन ऑफ ए से पोजीशन ऑफ बी तक ई डॉट डी आर। इसलिए वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ई, तो अब है कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, डॉट आर ए से लेकर आर बी तक डी आर। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर प्लस ई आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। याद रखिए, जो वोल्टेज बाद में आया है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आया। हमारे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से अगर अगर इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट था ये डी वेक्टर, तो वी ए माइनस वी बी को लिख सकते हैं ई डी वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। बार बार एक वायर के दोनों कोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और टीचर लोग डायरेक्ट लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इंटू एल। तो ये बिल्कुल आसानी से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus 3j plus 6k, then find va minus vb where our a vector is equal to I plus j plus k and our b vector is equal to 2i plus 3j plus 4k। ओके, सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि इस क्वेश्चन में जो इंटेंसिटी दी है वो दी है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ना x आ रहा, ना y आ रहा, ना z आ रहा, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, मतलब इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है तो वी ए माइनस वी बी निकालने का तरीका है ई वेक्टर बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में पोजीशन वेक्टर, ये इसको लिखने का तरीका हुआ। तो हमें चाहिए था बी ए माइनस वी बी, वो ई लिखा हमने, वो हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, आर बी। आर बी क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इससे माइनस करना पड़ेगा आर ए, मतलब आई प्लस जे प्लस के। तो ये आ गया हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ये हो गया मेरे पास 2 प्लस 6 प्लस 18 मीन्स 26 वोल्ट। अगर E नॉन यूनिफॉर्म है और E गिवन है EXI प्लस EYJ प्लस EZK, तो हम जानते हैं कि अगर हम VA माइनस VB निकालना चाहते हैं तो वो होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर
इनिशियल से फाइनल तक लिमिट लगाना होती है, सबसे ज्यादा गलती लिमिट लगाने में होती है। हमें बी इनिशियल से ए फाइनल तक लिमिट लगाना पड़ रही है। ज्यादातर जो गलती होती है वो लिमिट लगाने में होती है, इसलिए आंसर में माइनस प्लस का वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि हमें हमेशा लिमिट लगानी है इनिशियल से फाइनल तक। और पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से डिफाइंड है दैट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जो बाद में लिखा है उसकी लिमिट पहले आएगी और जो पहले लिखा है उसकी लिमिट बाद में आएगी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम मान लें कि हमें डी आर वैक्टर दिया हो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, और आर ए वैक्टर दिया हो एक्स ए आई, वाई ए जे, जेड ए के, और आर बी वेक्टर बराबर दिया हो एक्स बी आई, वाई बी जे, जेड बी के, तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करने पर वी ए माइनस वी बी का आंसर आ जाएगा माइनस ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के डॉट डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के, आर बी से आर ए तक। ये हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, एक्स बी से एक्स ए तक, ई वाई डी वाई, वाई बी से वाई ए तक, और ई जेड डी जेड, जेड बी से जेड ए तक। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन गया जिसकी मदद से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, then find va minus vb if our a vector is equal to I plus j plus k and our b vector is equal to 2i plus 2j plus 2k। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि जो हमको ई दे रखा है वो एक्स भी आ रहा है उसमें, वाई भी आ रहा है उसमें, जे भी आ रहा है। एक तो थ्री डायमेंशनल है, ऊपर से वो वेरिएबल भी है। ठीक है, तो हमको इसके साथ ट्रीटमेंट करने के लिए वी ए माइनस वी बी बराबर लगाना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। लिमिट संभाल के रखना चाहिए, बी बाद में आ रहा है इसलिए एक्स बी से एक्स ए तक, वाई बी से वाई ए तक, जेड बी से जेड ए तक। अब हमें इन सभी की वैल्यूज चाहिए जो हम यहाँ पर पुट करें। तो हमारे पास ई एक्स बराबर आएगा एक्स, ई वाई बराबर आएगा वाई, ई जेड बराबर आएगा जेड, और ए एक्स ए बराबर आएगा 1, एक्स बी बराबर आएगा 2, वाई ए बराबर आएगा 1, जेड ए बराबर आएगा 1, जेड बी बराबर आएगा 2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखे तो हमारे पास आएगा एक्स डी एक्स 2 से 1 तक, वाई डी वाई 2 से 1 तक, जेड डी जेड 2 से 1 तक। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 2 से 1 तक, वाई स्क्वायर बाय 2 2 से 1 तक, जेड स्क्वायर बाय 2 2 से 1 तक। तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, माइनस 3/2, माइनस 3/2। लिमिट लगाने जाएगा माइनस माइनस 9/2 मतलब 9/2। नेक्स्ट है दैट एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन ई एंड आर एक्सिस गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पढ़ा v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। हम इंटीग्रेशन का मतलब जानते हैं तो हम निकाल सकते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय ई आर कर्व बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
इसलिए हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल बराबर एरिया enclosed by ER curve between initial and final position। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन r is equal to 0 to r is equal to 2 मीटर that is v0 minus v2 for given ER curve। ओके, हमने पढ़ा है कि ER कर्व का एरिया हमको बताता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हमें ये ये 0 से लेकर 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें इसका एरिया निकाल लेना चाहिए। तो हमें समझ में आया कि V0 माइनस V2 बराबर होगा एरिया ऑफ ER कर्व। एरिया ऑफ ER कर्व मतलब ये शेडेड पार्ट का एरिया, मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8 वोल्ट। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है कि हम अब पोटेंशियल से इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। पिछली बार हम इंटेंसिटी लेकर चले थे और हमने पोटेंशियल निकाल लिया था। लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि अगर हम इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो ये r डिस्टेंस पर फील्ड में पोटेंशियल की इक्वेशन होती है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही था। तो dv इज इक्वल टू हो गया ई डी आर कॉस 0। ई बराबर हो गया माइनस dv अपॉन डी आर। ये एक्सप्रेशन हमें पोटेंशियल अगर गिवन हो तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करवा सकता है। यहाँ माइनस साइन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? माइनस साइन बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज होने के डायरेक्शन में ही इंटेंसिटी होगी। मतलब अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जाते हो, इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाते हो, तो उस पर जो वेरियस पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ V1 और V2 है, तो V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, V2 का पोटेंशियल कम होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होती है। साथ ही साथ dv अपॉन dr जो है यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इंटेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें कि इंटेंसिटी है क्या, तो इंटेंसिटी एक तो हमने पहले डिफाइन की थी कि ये फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज है। अच्छी बात है, लेकिन अभी हम इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट द पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल चेंज हो गया या गिर गया, उसको बोल रहे हैं हम इंटेंसिटी। इसलिए इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, क्लियरली डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। माने जिस तरफ जाने से पोटेंशियल कम होगा उस तरफ इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी का कैलकुलेशन पोटेंशियल का अगर हमें इक्वेशन दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हमें बात पता चलती है कि अगर हम किसी फील्ड में यूनिट लेंथ चलते हैं और उस पर जितना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, चेंज हो जाता है, वही हमारे को इंटेंसिटी का मेजर है। और इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा होगा पोटेंशियल के डिक्रीज होने की डायरेक्शन। अगर फील्ड 3 डायमेंशनल होगा तो इंटेंसिटी वेक्टर जो होगा उसके 3 कंपोनेंट होंगे, Ex I में, Ey J में और Ez K में। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम E को लिख सकते हैं dv अपॉन डी आर, तो इसको लिख पाएंगे माइनस dv अपॉन dx। इसी तरह Ey को लिख पाएंगे माइनस dv अपॉन dy और Ez को लिख पाएंगे माइनस
dv अपॉन dz। इसको डेवर v अपॉन डेवर x, डेवर v अपॉन डेवर y और डेवर v अपॉन डेवर z, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा। पर कुल मिलाकर अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x आई कैप माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। इसलिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में i, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में j, पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में k और इधर आ गया v। इसको हम डेल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब अगर हमें इंटेंसिटी 3D फील्ड में निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं E वेक्टर बराबर माइनस डेल ऑपरेटर इंटू वी। यहाँ पर जो v दिया होगा उसमें x, y और z आता होगा या x और y आता होगा, मतलब वो एक वन डायमेंशनल नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पेस पोटेंशियल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू k बाय r, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखलाई दे रहा है कि v बराबर दे रखा है k बाय r, तो ये सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं E बराबर होगा माइनस dv अपॉन dr, तो E बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस d अपॉन dr k बाय r। k से तो भाई कोई लड़ाई नहीं है, वो बाहर आ गया। ये हो गया d अपॉन dr r रेज टू दी पावर माइनस 1, एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो E बराबर हो गया हमारे पास माइनस 1 r रेज टू दी पावर माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये हो गया हमारे पास k r रेज टू दी पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास E बराबर आ गया k r रेज टू दी पावर माइनस 2। अब अगर इसको वेक्टर्स में लिखना हो तो k अपॉन आर स्क्वायर तो आ ही चुका है हमारे पास, E वेक्टर है तो इधर r कैप लगाना पड़ेगा। r कैप को लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा k r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब क्योंकि हमारे पास r वेक्टर गिवन था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 2 रेज टू दी पावर 2 4, 3 रेज टू दी पावर 2 9, ये 36, सबका सम करने पर हो गया 49 और ये आ गया 7। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। इसलिए E वेक्टर बराबर हमारे पास हो गया k 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ v इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर z प्लस 9z स्क्वायर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एट 1, 1, 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमें v की इक्वेशन दे रखी है वो ना उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो तीनों डायरेक्शंस में जाने पर पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा, तो ये एक 3 डायमेंशनल फील्ड बनेगा। इसलिए E बराबर माइनस डाइवर्जेंट v, ये हमने इक्वेशन लगाया, जिसका मतलब होता है I x का पार्शियल डिफरेंशिएशन, j y रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, k z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू v। v की वैल्यू अंदर डाल दी
तो हम देख सकते हैं कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है v का, j फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में v का, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में v का। तो अब सोचिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो केवल x को ही लिबर्टी देगा। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो ये हो जाएगा 16x। अगली टर्म का करूंगा, x का 1 हो जाएगा, y स्क्वायर से कोई लड़ाई नहीं है। नेक्स्ट टर्म का करूंगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये 6xz हो जाएगा, और उससे अगली टर्म से कोई लड़ाई नहीं है। इन सब के प्रोडक्ट में आई क्या। फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, पहले टर्म का 0 हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ x है, दूसरे टर्म का हो गया 4xy, तीसरे टर्म में फिर y नहीं है, चौथे टर्म में फिर y नहीं है, उनका 0 हो गया, ठीक है। फिर z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहली टर्म में z नहीं है, 0 हो गया, दूसरी टर्म में z नहीं है, 0 हो गया, तीसरी टर्म में z का 1 हो गया, और चौथे टर्म में z का हो गया 2z, z स्क्वायर का हो गया 2z। इस तरह ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर मैं इसमें 1,1,1 पॉइंट डाल दूं तो मेरे पास ई वेक्टर बराबर आ जाएगा -16 इंटू 1 16 +2 +6 i +4j +18 +3 21। तो ये हो गया मेरे पास 24i +4j +21k। ये ई वेक्टर की वैल्यू आ गई। So next question है, determine the electric field strength vector if the potential of this field depends on x and y coordinate as v is equal to a x square minus y square। Okay, so अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो x और y का फंक्शन है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंट v। सो इसलिए ये हो जाएगा माइनस आई पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में v का प्लस j पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में v का प्लस k पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में v का। इसलिए ये हो गया i पार्शियल डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्लस जे पार्शियल डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्लस के पार्शियल डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में x को केवल x से मतलब है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कर देगा 2x और वाई स्क्वायर का कर देगा 0, तो ये हो जाएगा 2ax, y का 0 हो गया इसलिए आई प्लस जे कैप वाले टर्म में y का कर देगा बस, तो हो जाएगा -2ay जे कैप, और z वाले टर्म में z आ ही नहीं रहा तो इसलिए उसका कर देगा 0। सो फाइनली e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2axi +2ayj। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक वी आर ग्राफ दिए रखा है और हमसे बोला है फाइंड इंटेंसिटी बिटवीन 0 एंड 2 एट 2 बिटवीन 2 एंड 4 एंड बिटवीन 4 एंड 6। बढ़िया। सबसे पहले तो हम सोचें कि हमको आता है E बराबर -dv/dr, जो ये बताता है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ VR curve represents intensity vector
निगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व हमको इंटेंसिटी देता है। चलिए, तो मैं एक टेबल यहाँ बना लेता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉइंट बिटवीन 0 to 2। 0 to 2 में मेरा y कोऑर्डिनेट मतलब पोटेंशियल, उसकी फाइनल वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट। इनिशियल वैल्यू थी 0 और मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से लेकर 2 तक। तो ये मेरे पास आ गया 5। तो क्योंकि E होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप, इसलिए ये हो जाएगा -5 वोल्ट पर मीटर। फिर अगर मैं ले लूं एट R इज इक्वल टू 2, तो R इज इक्वल टू 2 पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर डिफाइंड ही नहीं है स्लोप। तो वहां स्लोप डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो जंक्शन है, इसलिए वहां इंटेंसिटी मैं डिफाइन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं बिटवीन 2 and 4, तो 2 और 4 के बीच में मेरे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से इंटेंसिटी मेरी 0 आ गई है। अब मैं अगर देखूं 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में मेरा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, फाइनल 0 इनिशियल 10, और मेरा एक्स कोऑर्डिनेट लास्ट 6 और इनिशियल कोऑर्डिनेट 4, इसलिए ये आ गया -5। पर क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्लोप के बराबर होती है, तो मुझे लिखना पड़ेगा +5 वोल्ट पर मीटर। यहाँ प्लस माइनस डायरेक्शन का फैसला कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एडजेसेंट पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है, वो मिलकर एक सरफेस फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। जैसे कि हम एक कंडक्टर लें और उसको चार्ज करें, तो उसकी सरफेस पर चार्ज इक्वली स्प्रेड होएगा और उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। किसी भी कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वो रियलिटी में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर हम पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इमेजिन कर लें, एक के बाद एक बड़ा स्फीयर इमेजिन कर लें, जिन सबका सेंटर वो हो जिस पर पॉइंट चार्ज रखा हो, तो वो सारे सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ/R। अगर हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज, तो उससे R डिस्टेंस पर चारों तरफ कहीं भी चले जाएं, पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल सिमेट्री रखता है। तो आप एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर लीजिए, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ किसी भी रेडियस का, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसे सरफेस जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इसको समझते हैं। देखिए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लीजिए कि आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपके पास, ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आप इसके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, और कोई चार्ज है जिसको हम ए से बी तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम है, तो VA और VB का पोटेंशियल सेम होगा। तो VA माइनस VB या VB माइनस VA 0 होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सोचते कि वर्क हमें करना कितना पड़ता Q चार्ज को ले जाने में, तो अगर यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ता है डेल्टा V, 1 कूलाम को ले जाने में वर्क करना पड़ता है डेल्टा V, तो 2 को ले जाने में 2V, 3 को ले जाने में 3V और Q नॉट को ले जाने में Q नॉट डेल्टा V। अब डेल्टा V 0 है तो वर्क डन तो 0 ही होगा,
क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का अर्थ है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब अगर 1 कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो 2 कूलाम को ले जाने में करना पड़ता उसका 2 टाइम्स, 3 को करना पड़ता 3 टाइम्स, क्यू को करना पड़ता क्यू टाइम्स। तो काम तो करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। इसलिए ए और बी पर पोटेंशियल भी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। और वैसे भी अगर हम सोचें तो वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जब ए और बी पे किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसलिए वर्क डन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम मान लें कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पर ये दो पॉइंट हैं ए और बी, मैं जानता हूं इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और ए से बी तक किसी भी चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि इनका डिस्प्लेसमेंट है बी वेक्टर ए और बी के बीच में। अब मैं मान लेता हूं कि रैंडमली इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक है, मतलब ये उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन में ही है क्योंकि हम सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं कि ई और डी के बीच में थीटा एंगल है। हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि ए से बी तक जाने में वर्क डन जीरो होगा। हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि यहां से क्यू नॉट चार्ज को हम ए से बी तक लेकर जा रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है, तो वर्क डन बराबर होगा क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब क्योंकि वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है इसलिए क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट तो जीरो है नहीं साहब, हम तो लेकर जा रहे हैं उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसका मतलब है कि ई वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और अगर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब ई डी कॉस थीटा जीरो है। अब आप देखिए कि ई भी जीरो नहीं है, डी भी जीरो नहीं है, तो कोस थीटा जीरो होना चाहिए। और कॉस थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, दैट इज ई वेक्टर और डी वेक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी और वह किसी भी शेप या साइज की क्यों नहीं होगी, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ऐसा नहीं होने पर इंटेंसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ जाएगा और अगर कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आ गया तो उस तरफ जाने पर वर्क होने लगेगा जो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो ही नहीं सकता। वैसे भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो ना कहीं हायर है ना कहीं लोअर है, तो इसलिए सरफेस के पैरेलल तो इंटेंसिटी नहीं हो सकती। इसीलिए जब हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां भी आपको लिखवाया था कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती हैं और परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होती हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का सरफेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी कंडक्टर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इस वजह से लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही जा सकती हैं। अगर वो पैरेलल जाएंगी
तो फिर वर्क डन होने लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। पैरेलल वो जा ही तब सकती हैं जब सरफेस के एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो, एक का कम हो, क्योंकि वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती है। इसलिए आज के बाद कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्यू पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ही जाएंगी या परपेंडिकुलर आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other. इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मान लें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और सपोज ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जैसा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनके परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स भी इंटरसेक्ट करने लगेंगी और फिर वही इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें दो इंटेंसिटी बताना पड़ेगी एक ही पॉइंट पर, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर होती है। इसलिए हमने लाइंस ऑफ फोर्स में भी पढ़ा था कि कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ भी पढ़ रहे हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनके पोटेंशियल अलग अलग हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे करेंगे। वैसे भी अगर हम यहाँ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक लाइन बनाएं जिस पर कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस को एग्जिस्ट कर रही है, तो ये बोलेगी कि ऑल ओवर पोटेंशियल V1 होना चाहिए, ये बोलेगी ऑल ओवर पोटेंशियल V1 होना चाहिए, तो फिर तो इस लाइन पे पोटेंशियल V1 भी होना चाहिए, V2 भी होना चाहिए, जो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक ही पोटेंशियल हो सकता है। हम देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ चार्ज की वजह से, जैसे कि अगर हमें पॉइंट चार्ज दिया हो तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे जिनको यहाँ मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इक्विपोटेंशियल होगा बिकॉज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होएगा। तो जैसे जैसे हम r सेम डिस्टेंस पर जाएंगे इस चार्ज से, वैसे वैसे हमें चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। हर नए r पे एक छोटा पोटेंशियल मिलेगा, सबसे अंदर वाले पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाहर पोटेंशियल और कम होगा, उसके बाहर पोटेंशियल और कम होगा। लेकिन ये सारे सरफेसेस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब किसी एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब ये जो स्फीयर है सबसे अंदर, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा, उसके बाद जो स्फीयर है उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा। हम देख सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। हम पहले से ही जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न मैं फिर से बना देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप किसी भी सरफेस पर देख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को होना है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स से दिखाया जाता है। ये येलो कलर की लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, तो उनके परपेंडिकुलर जो प्लेन सरफेस होंगे, यानी परपेंडिकुलर प्लेन होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिनमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है, अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम देखें जिसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स चल रहे हैं, और ये येलो येलो लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए। और अब आप जो ये ब्लू कलर का पैटर्न देख रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो ये सर्कल्स ही, लेकिन कॉन्सेंट्रिक नहीं है, थोड़े डिस्प्लेस हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आएंगी। ये देखिए, मैं आप कहीं पर भी ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स।
और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं सेंसर को कहीं पर भी रखूं, देखिए 90 डिग्री पर लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं, हर जगह पर 90 डिग्री पर लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है। दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चेक करें, देखिए वहां पर भी लाइंस ऑफ फोर्स हर जगह पर 90 डिग्री पर आ रहे हैं, इंटेंसिटी का डायरेक्शन हर जगह पर 90 डिग्री पर है। ऐसे ही तीसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। अब हम देखते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख लिया, नेगेटिव चार्ज को यहाँ रख लिया। ये देखिए बिल्कुल वैसी पैटर्न बन गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया था। क्या बढ़िया पैटर्न बन गया। अब देखो अब यहाँ पे मैं इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ। तो मैं जैसे जैसे इधर सेंटर के करीब दोनों चार्ज के बीच में कहीं आ पाऊंगा, तो देखना अब वो शिफ्ट दब जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो, ये देखो, ये अब एकदम परफेक्ट सर्कुलर नहीं हो पा रहा वो। ये देखो, ये देखो, ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं हो पा रहा। ये देखो क्या बढ़िया पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये देखिए वो बीच में आता जा रहा है तो वो थोड़ा सा दब रहा है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होगा। हम सेंसर लेकर आते हैं और देखते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ चार्ज के आसपास तो देखिए लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली है, देखिए तो एकदम सर्कल बन गया। थोड़ी और दूर आए तो भी लगभग लगभग सर्कल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आगे आए तो देखिए इधर इधर तो रेडियल है लाइन। ये देखो ये रेडियल है देखिए, लेकिन यहाँ रेडियल नहीं है देखिए। ये देखिए और आपको अंतर समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ इस वाले मैं पिछले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर चलता हूँ, देखिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर आता हूँ, देखिए ये घूम गया, इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग है। इसी के ठीक सामने वाले पॉइंट पे अगले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर आता हूँ, अरे ये और घूम गया। इसी के ठीक सामने वाले अगले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर आता हूँ, ओ ये और घूम गया। इसके ही सामने इधर, अरे ये देखिए ये घूमते जा रहा है, ये घूमते जा रहा है, ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। इसलिए ये यहाँ पर इस रीजन में, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स को हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहना है, इसलिए हमें इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सिंपल ही है, तो उसमें सिमुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें दो सरफेसेस हैं, एक 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और एक 20 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिखाए गए हैं। अगर हम 20 वोल्ट वाले सरफेस को देखें तो उसका y इंटरसेप्ट भी 1 है और x इंटरसेप्ट भी 1 है। इसका मतलब वो एक 45 डिग्री वाली लाइन है। ऐसे ही जो सेकंड सरफेस हमें दिखाई गई है वो भी, उसका y इंटरसेप्ट भी 2 है और x इंटरसेप्ट भी 2 है, तो वो भी एक 45 डिग्री वाली लाइन है। एक बात तो पक्की। अब देखिए कि हमेशा इंटेंसिटी होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल है 20, लोअर पोटेंशियल है 10। तो मुझको लगता है कि इंटेंसिटी इस तरह से होगी, क्योंकि इंटेंसिटी वैसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है। तो मेरे को लगता है ये होगा ई वेक्टर जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम काम करें ई के मैग्नीट्यूड पे। ई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है डीवी अपॉन डी आर। देखिए माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्शन मैंने अपने आप ही सेट कर ली ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ। माइनस आ भी जाता तो डायरेक्शन ही तो बताता ना, वो तो अपन ने यहाँ यूज कर ली पहले ही। ई हमने बनाई 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ है, तो कोई पंगा नहीं है, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू में एक तो चाहिए हमें डीवी,
तो सोचकर देखते हैं, डीवी मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस वोल्टेज का। तो एक 20 है और एक 10 है। चलो तो डीवी तो 10 आ गया। चलो जी, ये तो आधा काम तो हो गया। अब हमें डी आर चाहिए। डी आर मतलब क्या है? डी आर है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डी आर है। तो अगर आप समझे कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें ये कोऑर्डिनेट है 1,0, ये कोऑर्डिनेट है 2,0, तो ये लेंथ हो गई 1। ये एंगल आ रहा है 45, ये 90, तो ये भी आ रहा है 45, और ये है हमारे पास डी आर। तो अगर आप लगाएं इसमें डी आर अपॉन 1 बराबर साइन 45, तो डी आर बराबर हो जाएगा 1/√2। डी आर बराबर हो जाएगा 1/√2। अरे वाह, तो हमने डी आर भी खोज लिया और डीवी भी खोज लिया। अब वैल्यू पुट कर दें, तो अगर हम E बराबर लिखें, अब मैग्नीट्यूड वाइज क्या आएगा? तो dv की जगह आ जाएगा 10 और dr की जगह आ जाएगा 1/√2। तो 10√2 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू हो गई। हम इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड तो निकाल पाए। अब भाई हमें डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में चाहिए। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालें? तो देखो, इस E के ना दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अगर आप समझो कि ये एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख लूं, एक तरीका तो वो है कि मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखना जानता हूं, और दूसरा तरीका है कि मैं इसके कंपोनेंट्स कर लूं, ई एक्स और ई वाई इसके कंपोनेंट्स कर लूं, और ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप लिख लूं। अब आपको जो तरीका पसंद हो। जैसे मुझको यूनिट वेक्टर लिखने वाला तरीका सादा सही लगता है। मुझे लगता है कि इसका यूनिट वेक्टर होगा कोस एल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप के हिसाब से कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस कॉस 45 डिग्री जे कैप। हम सभी जानते ही हैं यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है कोस एल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। पर अगर अल्फा और बीटा का सम 90 होता है तो गामा अपने आप 90 होता है। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो हमने के कैप यानी गामा की बात ही देखी। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो ई कैप आ जाएगा हमारे पास 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। और ई वेक्टर किससे मिलकर बना होगा? एक तो ई के मैग्नीट्यूड से और ई की डायरेक्शन से। 10√2 उसका मैग्नीट्यूड है और 1/√2 आई प्लस 1/√2 जे उसकी डायरेक्शन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 10 आई कैप 10 जे कैप, दिया जोड़कर। इस तरह हमने इंटेंसिटी निकाल ली।